कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं प्रिया के मंच पर एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आने वाली हूं जिसमें कि फेसबुक के कुछ चुनिंदा चेहरे, जी हाँ चुनिंदा चेहरे, यानी कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बेबाक राय रखते हैं, उनको हम बुलाएंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है गुफ्तगू विद प्रिया। आज की ये जो पहली कड़ी है, जो पहला एपिसोड है, इसमें हमारे साथ गुफ्तगू करने आ रहे हैं श्री इकबाल अहमद जी। बहुत ही जाने माने चेहरे हैं ये फेसबुक के, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। इनकी अतिश्री बोरियत कथा जो हैशटैग है उस पर मत जाइएगा, वो बोरियत कथा नाम जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा होती है। तो चलिए हम जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके बचपन, उनके संघर्ष और उनकी जो भी राय है, राजनीतिक राय या धार्मिक राय, जो भी सब हम जानेंगे। तो इस कड़ी के, इस गुफ्तगू विद प्रिया के 3-4 एपिसोड आएंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समेटना मुश्किल है। तो चलिए स्वागत करते हैं इकबाल अहमद जी का गुफ्तगू विद प्रिया में। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया के मंच पर। आप हैं इकबाल अहमद, फेसबुक की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती। ये स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन ये सच्चाई है कि फेसबुक पर ये जो भी लिखते हैं, इनकी कलम की धार, क्या बोले, कीबोर्ड की जो स्पीड है, जो धार है, वो बहुत ही अंगूठे खतरनाक है। अंगूठे आज अंगूठा। आज के जमाने में अंगूठा कहा जाएगा। बिल्कुल, आजकल सब लोग अंगूठा छाप बन गए हैं। मतलब इसका हाँ जी। हम बोल सकते हैं थैंक्स टू जो भी डिजिटल इंडिया है। जुका जुक जुकनबर्ग। जुकरबर्ग की सब लोग हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अपने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था बताया था कि वही लोग यहाँ पर आएंगे जिनकी कलम है या जिनके जो विचार है वो बिल्कुल ही, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, पक्षपात पूर्ण ना हो, वो जो सही नजरिया है उसको व्यक्त करते हो। तो इकबाल अहमद जी उन्हीं में से एक हैं। और ये मुझे फेसबुक के ही ज़रिए मिले हैं और पर्सनली भी हम लोग मिल चुके हैं मेरे जन्मदिन के दिन। और जी। इनकी पत्नी है, बहुत प्यारी हैं। तो और बाकी बस इसी पोस्ट के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमारी बातचीत होती रहती है। तो जितना मैंने इनको जाना है, बहुत ही एक जिंदा दिल इंसान, बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के इंसान है। इसलिए मैं इनको मतलब एक पर्सनल रूप से बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बाकी इनकी ज़िंदगी बहुत ही शुक्रिया रोमांचक शुक्रिया रही है। शुक्रिया। आपको लग रहा है मैं बोले जा रही हूँ। सबको लग हाँ, रहा है नहीं मैं नहीं, अच्छा। मेरे साथ ये अच्छा है कि सामने वाला ज्यादा बोले तो मेरे लिए बढ़िया रहता आह, है। नहीं नहीं, जितना भी मैं आपको जानती हूँ, आपकी जो शख्सियत है बहुत ही प्रभावशाली है। और अभी इकबाल जी ने शुरू किए हैं अपने 2 चैनल, एक खुली बात, शायद मैं सही हूँ, जी और जी जी दूसरा जी। है किताब का पन्ना, जो बुक्स के ऊपर है। हिंदी का हिंदी का हाँ, पन्ना। हिंदी का पन्ना। तो ये जो दोनों इनके जी चैनल हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी हम जानेंगे उसके पीछे, उसको शुरू करने की कहानी, वो सारी बातें हमारी चलती रहेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इकबाल जी अपने बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी, कि आपके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और मेरे बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे आम लोग होते हैं वैसे हम भी हैं। एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर जौनपुर, और उसका भी एक छोटा सा कस्बा जफराबाद, जिसका इतिहास तो बहुत समृद्ध है। तो और जौनपुर का इतिहास, कहा जाता है कि ये जौनपुर को हिंद का शिराज कहा जाता था। मतलब ईरान में एक शहर है शिराज, जो उस दौर में एजुकेशन के लिए फेमस था। तो हम्म। उस वक्त में जब जौनपुर शर्कियों के टाइम में, और उससे पहले, एजुकेशन का हब कहा जाता था। वहाँ से आपका जो शेर शाह सूरी आपने सुना होगा, जो जिसने हुमायूं को हरा जी करके 4 साल के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बना था, वो उसकी भी सारी जी। पढ़ाई लिखाई जौनपुर में हुई थी। तो मैं ओह। वही छोटे से शहर का, जौनपुर का रहने वाला हूँ। उससे भी छोटा सा कस्बा है जफराबाद। आप दिल्ली से लखनऊ, सुल्तानपुर वाले रूट से जब बनारस या कोलकाता बढ़ेंगे तो एक जंक्शन पड़ता है जफराबाद, वहीं का रहने वाला हूँ।
बहुत पढ़ाई बढ़िया। लिखाई वहीं अपने ही कस्बे में हुई। KG 1 से लेकर के 12th तक बगल का एक स्कूल था, जनता इंटर कॉलेज, जो अब कमलापति इंटर कॉलेज कहा जाता है, जो हमारे ओह, प्रिंसिपल थे उस वक्त, संस्थापक और प्रिंसिपल। तो उनकी मौत के हम्म, बाद उस कॉलेज का नाम उनके नाम पे कर दिया गया। नाम। तो वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई। सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे हैं भाई, 2.5 रुपए फीस वाले। अरे वाह, ठीक है। हम भी सरकारी स्कूल वाले ही हैं। तो 12th तक पढ़ाई वहां हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई जौनपुर में ही हुई। TD कॉलेज है, जौनपुर का ही फेमस कॉलेज है, तिलकधारी सिंह ने जिसकी स्थापना की थी। वहां से ग्रेजुएशन हुआ। फिर वहीं से फिलॉसफी में मास्टर किया। ऐसे ही पढ़ते चले गए। फिर जब MA कर लिया तब सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, जैसे आम उस जमाने के बच्चों का होता था कि भाई इंटर कर लिया, लड़का पढ़, घर वाले यही जानते थे कि अगर बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है तो उसका साइंस में एडमिशन करा दो। बस बस, ये तो अभी हमारा तक की सच्चाई है, अभी तक यही चलता है। हाँ। अब हाँ, आपका तो उतना पता नहीं। अब तो बच्चों के पास उनका अपना विजन होता है कि उनको क्या करना है, उनको पता होता है कि जूनियर हाई स्कूल से ही वो करीब डिसाइड हो जाता करेक्ट। नहीं, हाई स्कूल आते आते तो क्लियर हो जाता है कि उनको क्या हम्म, करना है। तो हम लोग उस पीढ़ी के थे जिनको ये पता नहीं होता था क्या करना है। बस वो सही। एक लकीर में पढ़ते चले जाते थे। तो वैसे ही हाई स्कूल में साइंस दिला दिया गया, फिर इंटर में आए, बायो ले लिया। फिर उस ऐसे ही देखिए क्या जिगजैग है। फिर ग्रेजुएशन आर्ट से कर लिया, MA फिलोसफी से कर लिया। अरे वाह। सभी सभी तो पढ़ाई कर बस डाली। ऐसे, हाँ सब कर डाला। वहां से निकले, पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 2-3 साल और कुछ तैयारी वारी करते रहे, नहीं समझ में आया। फिर एकाएक एक अच्छा प्रपोजल मिला, तो देश के बाहर भी टहला है, गल्फ चले गए, सऊदी अरब थे 2.5 साल। अरे वाह, हाँ बढ़िया हाँ। बढ़िया। तो वहाँ, हाँ वहाँ पे मार्केटिंग की, हॉस्पिटल के टूल्स बेचे। 2.5 साल वहाँ थे, फिर लगा यार छोड़ो, अपने देश चलते हैं, यहाँ आ गए। बहुत बढ़िया। फिर अपनी जिंदगी ऐसे ही चल रही। 7 साल से दिल्ली में है। आओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म, तो बचपन में आप कैसे बच्चे थे? शैतान बच्चे, गुमसुम बच्चे? नहीं, बचपन मेरा बहुत शांत था। मैं बहुत ज्यादा अंतर्मुखी था। इवन समझ लीजिए क्लास 2 तक तो मुझे इमला लिखना नहीं आता था। बैक ओह, बेंचर था, पीछे बैठता था। डर डर लगता था कि टीचर क्या पूछ देगा, तो मैं बचता रहता था। ठीक है। दूसरे की कापियों से देख के मैं लिखा करता था, मुझे याद है हल्का हल्का। मतलब हम्म, बहुत बुरी हाल थी और बहुत ही ज्यादा अंतर्मुखी था। और इसकी वजह से ही मैं अपने पापा का दोस्त था। मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अपने पापा के पीछे पीछे रहता था। तो हमारी वहां पे एक जूते चप्पल का शोरूम या शॉप कह लीजिए पापा की थी। हम्म, उसके अलावा उनका होलसेल का भी काम था, तो दुकान पे ही मैं रहता था। पापा मुझे हम्म, डांट के भेजते थे, जाओ खेल कूद आओ, तो 1 घंटे में फिर मैं वापस आ जाता था। तो वापस। उसी हाँ उसी दौरान एक टीचर मिले। उन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उनका नाम था परवेज। अभी भी है, मुलाकात होती है उनसे। तो उन्होंने, उनके ट्यूशन से ये फायदा हुआ कि दूसरी क्लास में एकदम एकदम पीछे बैठने वाला बच्चा 5वीं में आकर के क्लास में फर्स्ट आ गया। ओह वाह। तो हाँ, और ये पता कब चला कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या जादू किया, जब आमिर खान की एक फिल्म आई थी, तारे जमीन पर। तो हम्म, जब मैंने वो फिल्म देखी, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें क्या होती है। ऐसा कुछ होता है कि बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है, अक्षर पहचानने में हम्म, परेशानी होती है, हम्म, लोगों से बात करने में, अपनी समस्या बताने में परेशानी होती है। जब मैंने वो फिल्म देखी तो लगा यार ये तो मेरी कहानी है। तो समझ लीजिए वैसे ही मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, जैसे ईशान अवस्थी का निकुम सर ने किया था, वैसे ही। 3 साल लगे, 3 साल में मैं क्लास में फर्स्ट आ गया। उसके बाद हर क्लास में मैं, या क्लास में फर्स्ट आता या सेकेंड आता, ठीक ठाक मतलब स्टूडेंट था। बहुत हम्म, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक स्टूडेंट था। लेकिन टीचरों का प्यारा था। सारे टीचर बहुत प्यार करते थे हमेशा। शरारती तो बिल्कुल नहीं था। और ये जो इंट्रोवर्ड वाला है कि मतलब अंतर्मुखी होना, ये करीब 10वीं तक चलता रहा। 10वीं में, नौवीं नौवीं क्लास तक एक हमारी टीचर थी बायो की, सुमन सिंह नाम था उनका। तो हमारी क्लास, हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम डिबेट कंपटीशन हो रहे थे। तो हर क्लास से बच्चों के नाम मांगे गए थे। तो उनको पता नहीं क्या समझ में आया, मेरा नाम उन्होंने दे दिया, और बच्चों का दिया, मेरा भी दे दिया। तो मुझसे बोले कि तुम्हें बोलना है, तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए कि भैया हम कैसे बोलेंगे।
बोले नहीं, तुम्हें बोलना होगा, जाओ तैयारी करो। वो एक थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ी ऐसी कोई घटना नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने अचीव कर लिया। मतलब मैं आज आपसे अगर बात कर पा रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल, लग रहा होगा ना आपको कि एक ये स्टेज आदमी मिला, एक अब, मौका मिला। हाँ, नहीं मतलब अभी आपको ये लग सकता है कि ये तो कह रहा है कि मैं बहुत अंतर्मुखी हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बोले जा रहा है। तो ये वाला हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम्हें बोलना है। अब 5 मिनट की स्पीच थी। तो मैं शायद पक्ष में था या विपक्ष में, टॉपिक हम सुधरेंगे जग सुधरेगा ऐसा कुछ था। तो अब लिखेगा कौन? तो मेरे एक अंकल थे मोहल्ले के ही, उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया हुआ था, तो मैं उनके पास गया। तो बोले ठीक है मैं लिख दूंगा, बोल देना। इत्तेफाक से 2 दिन पहले उनके ससुराल में किसी की डेथ हो गई, वो चले गए वहां। ये और एक अच्छी चीज हुई, फिर मैंने अपनी जो स्पीच थी खुद लिखी, खुद से 9th में खुद से लिखा। और जा करके स्टेज पे बस बोल दिया। मतलब मैंने क्या बोला मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने एक स्पीड में बोल दिया। 5 मिनट की चीज 3 मिनट में बोल के भाग आया वहां से। कोई प्राइज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक एक बैरियर टूटा हाँ, बिल्कुल, वो एक कि निकल गया, कि फोबिया वो निकल गया डर, स्टेज का हाँ, डर। फोबिया स्टेज का थोड़ा सा निकला कि हाँ मैं बोल हुँ, सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने हर साल बोला। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, और शायद हाँ ग्रेजुएशन के बाद से प्राइज भी मिलने लगे। मैं था, मेरा एक दोस्त है अरविंद सिंह नाम उसका। तो हुँ, हम लोग जहाँ कहीं भी डिबेट होता, स्कूल वाले ना भेजे, हम लोग खोज खाज के पहुंच जाते थे साइकिल लेकर के, और इनाम इनाम जीत के चले आते थे, ट्रॉफी हुँ। लेके चले आते थे। ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक चला। तो ऐसे ही कुछ चीजें ओके, रही। तो इस तरह से आपको हम्म। एक तरह से एक टीचर का बहुत ही बड़ा रोल रहा, जिन्होंने कि हाँ, आपके दो। एक मैंने अभी हाँ अंतर्मुखी स्वभाव को मैंने अभी बहुत ही। हाँ मैंने अभी जैसे अभी ऐसे ही कोई गुरु पूर्णिमा पे ऐसे ही याद आ गया, तो मैंने पोस्ट भी लिखी थी, और इन दो लोगों का नाम लिया था कि हाँ, परवेज परवेज सर और सुमन मैम जो थी, वो सुमन दोनों, मैम। सुमन मैम शायद उन, पता नहीं उनको याद भी होगा कि नहीं होगा, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन एक टीचर के तो लिए ना यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर मैं अपने स्टूडेंट की हम्म, वॉल पे या उसका कोई मैसेज आ जाए मेरे लिए थैंक्स का, या फिर कहीं पे मेरा नाम मेंशन हो, तो सच में लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक बिल्कुल। टीचर होने के नाते। हम्म। और क्या चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या बनने का सपना देखा था कि इकबाल को ये बनना है जिंदगी में? मुझे शुरू से ना पढ़ने का, जैसे वो पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा। कि हम्म, मतलब मैं उस टाइम में जब बच्चे चंदा मामा पढ़ते होंगे, तो मैं अखबार का संपादकीय पढ़ा करता था। अरे पूरा वाह। अखबार चाट जाता था। मतलब ये चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी की बात होगी। मेरे दुकान पे पेपर आता था, और उसका पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक मैं पढ़ता था। फिर उसके बाद ये चीजें, कॉमिक्स वगैरह पढ़ता रहता था। फिर नॉवेल का शौक मुझे, मैं छठवीं सतवीं से लुगदी साहित्य जिसको कहते हैं, सूरज मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा, मनोज, दुनिया भर के जो होते हैं, तो मैं छठवीं सतवीं में पढ़ने लगा था। अच्छा, उसमें फायदा ये चीज थी कि जैसे इन सब चीजों को घर में पढ़ने में मनाही होती है, लेकिन मेरे पापा ने हम्म, कभी मना नहीं किया कि तुम ये सब क्यों पढ़ते हो, तुम्हारी अभी एज नहीं है। और ऐसा नहीं कहा कि था कि कोई अश्लील साहित्य पढ़ता था, जबकि हम्म। उसको ही अश्लील माना जाता था। नॉवल मीन्स उस समय यही था कि इसके अंदर कुछ वल्गर हाँ, चीज ही होगी। हाँ। लेकिन मेरे पापा ने कभी, मैं उनके सामने पढ़ता था, उन्होंने कभी ये नहीं टोका कि तुम क्या पढ़ रहे हो। हम्म। तो मतलब ये चीजें, और उसके बाद मैं 11th से मैं वो शेरो शायरी करने लगा, मतलब अपनी एक डायरी बनाई। और हुआ हम्म क्योंकि हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था हमारे कस्बे में ही। तो हम्म। जो शायर आए थे, तो उन्होंने, मैंने कैसेट रिकॉर्ड हुई थी, फिर मैंने उनको उनकी जो शेर थे नोट कर लिए। तो होता ना कि जैसा आप एक ने सुना है, तो उसी के आधार पर हम दिमागी तौर पे कॉपी ही करते हैं, तो हमें हाँ, लगता है हम अपना कुछ लिख रहे हैं। अपना लिख रहे तो हैं मैंने बिल्कुल। खूब, हाँ, फिर उसके बाद अपना लिखने लगा। अब ये आप कहेंगे कि कुछ सुना दो, तो मेरी याददाश्त बहुत खराब है, वो याद नहीं। मैं भी बोलने ही वाली थी तो वो। हाँ, तो वो चला खूब, मैंने खूब लिखे। इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर उसी के दौरान मेरा पहला जो अफेयर आप कह लीजिए, वो मेरा हाई स्कूल में हो गया था। हाँ, ठीक वो है। भी अच्छा, मतलब अगला प्रश्न तो आपने पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया, उसकी भूमिका बना दी कि पहला प्यार तो कब नहीं और वो, कैसे। हाँ वो लिखना, जैसे कि आप
गजल या कविता जब लिखते हो तो उसके लिए कुछ इम्प्रेशन वो आपको चाहिए होता है ना, कि हाँ, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो उसके बिल्कुल, लिए तो पहले कोई जिंदगी में आता है तो बाहर आती है, तो अच्छी अच्छी चीजें बिल्कुल। होती हैं। जब जब वो चला जाता जाता है है तो तो आपका दुखी वाले आपका दिल टूटता है, अरिजीत तो सिंह बन आप जाते हैं आप। हाँ इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा हो जाता है फिर। ओह! तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी एक मजेदार दौर था। फिर एक मतलब एक कह लीजिए कि ना, अगर ईमानदारी से बोलूं ना, तो कोई कोई गोल क्लियर नहीं था। हुँ, पता नहीं हुँ। क्यों, ऐसा इसलिए हो सकता है कि जैसे जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पापा हाई स्कूल पास थे, लेकिन मतलब वो अपने जमाने के एक मॉडर्न इंसान थे। बिल्कुल। वो करीब 8-10 साल यहीं दिल्ली के बगल में मेरठ में रहे वो। यहाँ पे अच्छा, उनका अच्छा। चाय हुँ, पत्ती का बिजनेस था। तो उस दौर में, मतलब ये 80s की बात कर लीजिए आप, तो हुँ, मेरी हुँ। मम्मी बेल बॉटम पहनती थी। अरे ठीक है। वाह! ये तो बहुत ही हाँ, अच्छा लगा तो सुनकर। वो मेरठ में, और उनके जो दोस्त मेल आते थे तो उनके साथ घूमना फिरना, ऐसा कुछ नहीं था कि पर्दा है या क्या है। वो उन्होंने उस तरह की जिंदगी गुजारी। ये और बात है कि जब वापस वो घर लौटे तो मम्मी अपने आप उसमें क्या नाम है, जो वहां के माहौल थे उसमें सिमट गई, चाहे उसमें वो उसमें हाँ, बिल्कुल। हाँ हुँ। ट्रेडिशनल बुर्का पहनना और ये हर सारी औरत चीजें। इस चीज़ का तो ख्याल रखती है, शादी के बाद में वो रंग जाती है हाँ अपने ससुराल या उस माहौल हाँ, में। लेकिन लेकिन ये एक चीज थी कि मेरे पापा ने कभी ये नहीं उनसे कहा होगा कि तुम बुर्का पहनो, उन्होंने हुँ, अपने से पहन लिया, तो उन्होंने कभी मना भी नहीं किया। तो बहुत अब वो बढ़िया। कितने कितने मॉडर्न थे, आप इससे समझो कि हम लोग विद फैमिली, मेरी बुआ, मेरी मम्मी और बच्चे, हम लोग कोई ऐसा वीकेंड या महीने में 15 दिन में ऐसा नहीं होता था कि मूवी देखने ना जाए, और वो भी नाइट शो। पूरी हुँ, फैमिली जाती थी। और जब वीसीआर वाला दौर आया तो छत पे छत वीसीआर और पे। टीवी लगता था, किराए वाला। किराए वाला तो याद है और मुझे पूरे भी। मोहल्ले, हाँ और सब पूरे लोग आते मोहल्ला थे, पूरा पड़ोसी मोहल्ला, सब आते थे देखने हाँ के लिए। सब सब कम से कम 50 लोग आते थे। वो आते थे। रात में 3-3 फिल्में चलती थी, वो वाली भी। हाँ, तो ऐसा मतलब उस माहौल में एक परवरिश हुई। ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े बोल्ड थे, उन्होंने कुछ ऐसा पुश किया हो सबको कि नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कुछ अपनी जिंदगी जी रहा है तो उन्होंने कभी उसको टोका नहीं। टोका नहीं, तो बहुत ऐसे बढ़िया। ही था। हाँ, और एम की बात हो रही थी, तो मतलब ये था कि पढ़ना अच्छा लिखता लगता था, लिखना अच्छा लगता था। वो आज समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए था। लेकिन हुँ, जैसे नहीं होता कि आपको पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, जैसे वो तमाशा मूवी वाली चीजें हैं कि हाँ, आदमी होता क्या है, और मजबूरी में उसको कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ती, लेकिन वो पड़ती है। चाहता कुछ और है। तो बस वैसा ही मैं था अभी तक, मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि हाँ मैं अपने आप को ये कह सकूं कि मैंने आज ये अचीव कर लिया। अच्छा, लेकिन था वही कि मुझे लिखना अच्छा लगता था, मुझे स्टेज से बोलना अच्छा लगता था। ठीक है, पापा पॉलिटिकल थे, एक पर्सन थे, और नेताओं का आना जाना होता था, चुनावी सभाएं होती थी, तो वो मुझे स्टेज पे चढ़ा देते थे। बोलो, मतलब हुँ। मैं कितना बड़ा रहा हूँगा, हाई स्कूल या इंटर में रहा हूँगा, तो स्टेज पे भेज देते थे, और बिना तैयारी के 10-15 मिनट में बोल के चला आता था। अरे वाह! अरे वाह! तो मतलब जो आपको पढ़ने का शौक रहा, लिखने का शौक रहा और जो बोलने का, जो जी। आपके जो दोनों चैनल हैं खुली हम्म, बात, वो शायद आपको जो आपका बोलना पसंद है, वो आपको वो स्टेज दे रहा है और जो पढ़ने-लिखने का शौक है, किताबों को पढ़ने का शौक है, वो शायद हाँ आपका वो हिंदी का पन्ना। तो कुछ बताएँगे उसके हिंदी बारे का में पढ़ना। आप? अपने दोनों चैनल को शुरू करने के पीछे की उद्देश्य बताएँ। खुली बात तो ऐसे ही काफी दिन से सोचा जा रहा था। मेरे एक दोस्त हैं, पास में ही रहते हैं, सैयद असलम नाम उनका है। तो हुँ, अक्सर बात होती रहती थी, तो ये कि यार देखो ये चैनल ऐसे हो गया, हम लोग भी कुछ करना चाहिए था। तो हुँ, हुँ, अब नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम सोचते थे अच्छा ठीक है। फिर काफी सबसे गोल्डन टाइम हमारा था जो मिस हो गया, लॉकडाउन वाला। हम हुँ, लोग अगर उस वक्त स्टार्ट किए होते तो और बिल्कुल अच्छी चीज, ठीक। खैर हुँ, हर हुँ, अपना अपना टाइम होता, तब भी नहीं सोचा। फिर पिछले नवंबर में एकाएक ऐसे ही कि चलो शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक आईफोन 12 मिनी है, तो हम लोगों ने उसी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो पहला वीडियो बनाया गया, तो 200-300 व्यूज आ गए। तीसरा वीडियो हमारा बारह काफ़ी पंद्रह हजार व्यू आ गया। तो हाँ, हाँ, देखा तो हम मैंने लोग बड़े काफ़ी खुश हो अच्छे गए यार। व्यूज़ आए। हाँ, तो 12-15 हजार व्यू आ गए, तो हम लोग तो खुश हो गए कि यार बहुत अच्छा है, हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें धीरे धीरे करते रहे। तो उसमें अभी तक जैसे होता है, लोग कहते भी हैं कि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि चाहे इधर हो
जाओ चाहे उधर हो जाओ। जैसे आजकल पॉलिटिकल है, या तो हम्म सरकार के विरोधी हैं या सरकार के समर्थक लोग हैं, ठीक है, हम्म और उनके सारे वीडियोस ऐसे ही आते हैं। तो हम लोगों ने मतलब अभी चैनल में कि कोई भी जैसे अक्सर अभी मुद्दे आते हैं, जैसे कुछ हुआ तो एकदम से उस पे कुछ ऐसा नहीं होता कि एक जैसे जो सबका स्टैंड है उसको लेकर के हम कर दें, ठीक है, हम्म कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं सबके। हमारा अभी भी कोशिश ये होती है कि हम एक जो सही चीज है, किसी मुद्दे पे कोई चीज सही है, या जो चीज ऐसा कुछ मुद्दा भी नहीं है, अदर चीज आई है कि वो सही है। जैसे हम लोगों ने बीच में रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पे 2 वीडियो बनाए थे। हम्म। तो वो बीच का जोन है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चीजें कि हाँ भाई विरोध ही करना है, जो सही चीज है। हम्म ऐसा भी नहीं है कि हम कोई पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जो हम्म। पत्रकारिता भी, जो रियल पत्रकार होता है, पत्रकार का काम स्टैंड लेना नहीं होता, जो चीज जैसी है उसको सच्चाई वैसा दिखाना दिखा होता है। देना। दर्शक दर्शक ये डिसाइड करे कि हाँ ये है। जैसे आप CNN देख लीजिए, चाहे अल जजीरा देख लीजिए, BBC हम्म, देख लीजिए, वो चिल्लाता नहीं है कि देखो ऐसा हो रहा है, हाँ वो बताता है कि ये हुआ है। बस आप बिल्कुल देखने वाला खुद ही समझेगा कि क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल। सा वैसे ही चीज है। और हिंदी के पन्ना का ये है कि अ, हम लोगों ने शुरू किया कि मतलब हिंदी के किताब वैसे भी पाठक बहुत कम है, हम्म किताबें महंगी आती हैं, तो पढ़ना तो हर कोई चाहता है। कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले प्रेमचंद के को उठा लाता है कि चलो भाई गोदान हम्म, गबन पढ़ लेते हैं। लेकिन नया क्या है, मार्केट में नई बहुत किताबें आ रही हैं, बहुत है। लेकिन क्या उसमें से कौन सी पढ़ने लायक है? हम अपने नजरिए से बात कर रहे हैं, हर आदमी की चीजें देखने की अलग होती, चाहे वो फिल्में हो किताबें हो। फिर भी हम किताब को पढ़ करके, ये नहीं कि 4 पन्ने इधर पढ़े 4 पन्ने उधर पढ़े, पढ़ करके हम्म, फिर उसका रिव्यू करते हैं। बहुत कि बढ़िया। रिव्यू भी नहीं है, ऐसा है कि किताब ये है, आपको ये, आपके लिए क्या है इसमें, हम ये बता देते हैं। कोशिश ये है। बाकी दर्शक जो देख रहे हैं वो डिसाइड करें कि तो उन्हें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, और किस तरह से हाँ बिल्कुल ऐसे लगता है कि जी अच्छा बिल्कुल। ये भी किताब है या ये भी लेखक है, तो ये बहुत अच्छी मुहिम हाँ, शुरू की है आपने। और हम लोगों ने जो किताबें अभी, आप जैसे अभी 6-7 वीडियो ही हुए हैं, तो देखेंगे ज्यादातर किताबें क्या है, 2022 2023, या हम्म हाँ हम्म 2022 से 23 के बीच में ही आई हुई किताबें, यानी नई किताबें हैं। वो हम्म किताबें हम आगे वो भी करेंगे जो क्लासिकल हैं, या जो फेमस किताबें हैं, जो नया हम्म पाठक पढ़ना चाहता है। जैसे हम हम्म। लोगों ने अपने कॉलेज के टाइम में गुनाहों गुनाहों का देवता पढ़ी गुनाहों का होगी। देवता। अरे गुनाहों का देवता तो जैसे कि कोई प्यार में पड़ा हुआ एक लड़का है, साहित्य में थोड़ी सी रुचि है, तो उसकी टेबल पर एक गुनाहों का देवता का जरूर देवता होती है। जरूर होती थी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये था। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर आपको 7 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, तो जब आप दिल्ली में आए थे, जिस दिन आपने पहला जी। कदम रखा था, और आज 2023 में हम्म, आपको जी। कुछ बदलाव देखने को हम्म। मिलता है दिल्ली में? कैसी लगी दिल्ली, पहले बताइए आप? दिल्ली लगी क्या तो सच्ची, पहली बिल्कुल चीज तो ईमानदारी से? मैं करेक्ट करना चाहूंगा, या दिल्ली में मैं तो इधर 7 साल से कंटिन्यू रह रहा हूँ। ओके। लेकिन मेरी बुआ की शादी यहीं दिल्ली में ही हुई है, हाँ। तो मैं दिल्ली करीब अपने क्लास 12th के जमाने से आ रहा हूँ, मतलब 96 97 के बाद से ही आ रहा हूँ। ठीक ओह है, बढ़िया। तो मैंने दिल्ली को एकदम एकदम बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हर साल मैं करीब एक हफ्ते के लिए आता ही आता था। तो हमेशा बदली हुई नजर आती होगी आपको। तो मैंने सब कुछ, हाँ जैसे पिछले साल आया था तो इस साल कुछ और चेंज हो गया, फिर आया हाँ। मेट्रो को मैंने यहाँ बनते हुए, स्टार्ट होते हुए देखा, आज मेट्रो का पूरा जाल बिछ गया है। दिल्ली एक मतलब अब बहुत भाग दौड़ वाली हो गई है। उस टाइम में 7 साल में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी थोड़ा सा चीजें चेंज हुई होगी। हमारे रहते रहते आदत पड़ने वाली बात है। जब मैं यहाँ आया था तो हम्म। मैं फेसबुक पर मेट्रो की पटरियों हैशटैग से लिखा करता था, मेट्रो में अच्छा। चलता था तब। तो कोरोना काल में मेट्रो छुड़वा दी इन्होंने। फिर मैंने बाइक ली। मैं इसके कोई भी बाइक कार दिल्ली में लेने का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सच कह लगता रहे है हैं। कि एक एक कॉल पे आपको कैब मिल जाती है, तो हमें नहीं लगता कि कार अपनी अपनी चॉइस है, या तो नहीं नहीं, बहुत सही ये कह रहे हैं कोरोना आप, काल के मतलब पहले तक मैंने कोई
बाइक पब्लिक वाइक कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं का रहता। इस्तेमाल करें ना अगर हम हम्म, लोग, तो सोचिए कि बाहर रश भी कम होगा, हम्म, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इतनी हम्म, अच्छी एसी वाली हाँ। मेट्रो है, बढ़िया सर्विस है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हाँ लेकिन अब, हाँ तो अब लेकिन अभी उतनी अच्छी नहीं रही। अब ये लोग अच्छा। कंजूस हो गए हैं, चोर हो गए हैं। हाँ। हमने वो अच्छा। मेट्रो देखी है जो दो मिनट नहीं होता था, अगली मेट्रो आ जाती थी। ठीक है। हाँ, अब लंबा आज का ये इंतजार हाल है करना होता कि है। इन्होंने मेट्रो के फेरे कम कर दिए, जिसकी वजह से मेट्रो में भीड़ भी बढ़ रही है। हम्म तो जो हम्म लोग आराम से सफर करते थे, तो वो अपने अपने कोरोना के दौरान भी ज्यादातर लोग अपने व्हीकल पे शिफ्ट हो गए। हम भी हो गए, आज हाँ। हम बाइक से चल रहे हैं। ठीक है। हम्म। मजबूरी में ऐसी दूरी जाना होता है, कहीं दूर जाना, तो मेट्रो लेते हैं या कैब लेते हैं। तो मैं इस चीज का पक्षधर था, लेकिन उस दौरान में मैंने हम्म। खूब लिखा है मेट्रो की पटरियों से। जब ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ, बीच में कोई ऐसी घटना हुई हम्म। मेट्रो में, मुझे और याद कुछ ना है। कुछ मजेदार, हाँ कुछ ना कुछ मजेदार होता रहता था, तो तो आप मैं लिखते लिखता था। थे वो जो मेट्रो की पटरियां थी, अब आपकी वो अतश्री बोरियत तो हैशटैग हो गया है। मुझे उसके बारे में भी जानना हाँ। है। वो अच्छी बोरियत कथा, मतलब वो तो ऐसा ही आ गया फिर। लेकिन क्या है कि हम सब बोर लोग हैं, हम लोग सोशल हम्म मीडिया पे क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि हम यार हम्म कुछ टाइम पास कर लें। भले ही उसको हम्म हम अपना क्रांति का नाम दे दें या हम्म। कुछ भी कर लें, हकीकत ये है कि हम वहां पर अपना टाइम काटने जाते हैं। सही बोल रहे ईमानदारी से अगर कोई कोई भी हैं। मान ले ये बात, तो कि भाई सोशल इश्यूज पे ठीक है, हमने भी खूब लिखा है, आज भी कभी कभी लिखते रहते हैं। लेकिन अगर अक्सर लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने फेसबुक छोड़ दिया है, तो वो कहते हैं कि हमने अब फेसबुक छोड़ दिया है, जबकि वो किसी जमाने में क्रांतिकारी हुआ करते थे क्रांति, वहां के। सही कह रहे हैं, दुनिया सही बद कह रहे हाँ हैं। दुनिया बदल देंगे, जहां बदल देंगे, अब तक। वही फेसबुक से कहते थे। आज हम्म। उन्होंने छोड़ दिया तो कहते हैं कि अरे मैंने छोड़ दिया भैया, फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, बड़ा बड़ी शांति शांति है वहां। तो सही बात है कि हम वहां बोरियत दूर करने जाते हैं कि चलो, भले ही वहां जाके बोर होते हैं। ठीक है। तो वो हैशटैग इसीलिए कि आतिशी बोरियत कथा, कि आपकी बोरियत हमारी ही बोरियत है, आपकी बोरियत है वो दूर है रही, उसकी कथा सुनिए। उसकी कथा से। सही कहा बस। आपने। बिल्कुल। अच्छा, और आपके क्या शौक है लिखने के अलावा, पढ़ने के अलावा क्या पसंद आता है आपको? लिखने का, घूमने का शौक है। पहाड़, रेगिस्तान, कोई भी नेचर ऐसी लवर। जगह जहाँ नेचर और शांति हो। भीड़ से बहुत उलझन होती है, भीड़ नहीं पसंद है। शांति वाली कोई जगह, पहाड़ पे भी जाना है तो ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई नहीं जा रहा हो, ढूंढ ढूंढ के ऐसी जगह जाना है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम केवल वीडियो और फोटो हम्म, लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम उस जगह को फील नहीं कर पाते, नहीं। एंजॉय नहीं हाँ कर पाते। बिल्कुल। फोटो वीडियो कम और उस जगह को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है, तो वो आप करते हैं, मैंने देखा है। बहुत मैंने कम फोटो ठीक होते हैं। है, जैसे हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या पहले भी होता था कि भाई बचपन में हम कहीं घूमने गए तो वहाँ फोटोग्राफर टहलते रहते थे, हमने उनसे फोटो भी खिंचवाई हम्म है, तुरंत वाली। हम्म वो ऐसे खींच के हवा में लहराते थे, तुरंत फोटो तैयार हो जाती, वो वाली भी खिंचवाई है। तो हम्म ठीक है, आप कहीं गए हो, आपको एज ए उसकी मेमोरी के लिए फोटो चाहिए, आप हम्म। ले लो, 2 4 फोटो 10 फोटो ले बिल्कुल लो, फिर बिल्कुल। आराम से उस चीज को एंजॉय करो। एंजॉय करो लेकिन जी। आप वहां पहुंचते ही सबसे पहले आप ये लगते हो कि हाँ, बस फोटो लेना, वीडियो बनाना, रील्स मैं बनाना यही ही। करती मैं यही करती क्योंकि इतना खर्चा करके आप जा रहे हो भाई, आज तो बिल्कुल ये चीजें बहुत महंगी हो गई ना। आप दो लोग बिल्कुल। अगर तीन तीन दिन की ट्रिप पे भी जा रहे हो, तो मिनिमम मिनिमम 25 30 हजार रुपए के खर्चे हैं। तो आराम यार से। कम से कम उस पैसे को तो वसूल लो। ठीक है, बिल्कुल फोटो भी ले लो, हर चीज का एक्सेस बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अति हो जाए किसी चीज की। हाँ ठीक है, फोटो भी बिल्कुल लो, वीडियो भी लो, और उस जगह को एंजॉय भी करो। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया की हम जैसे बात कर रहे हैं कि हम लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत लोग छोड़ के जा चुके हैं कि उनको बोरियत लगती थी, या अभी भी हम बोरियत मिटाने आते हैं। वो कहते हैं ना, 7 सेकंड वाला जमाना हो गया, स्क्रॉल 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 करते रहते हैं। हाँ अब तो तो और बुरा हो गया है। हाँ, तो अभी लेकिन कहीं न कहीं जब लॉकडाउन था, तो इसी नेट की वज़ह से, इन सब चीज़ों की वज़ह से बहुत सहूलियत भी हुई। बिल्कुल। हमारा वर्क फ्रॉम होम या बच्चों की पढ़ाई, तो वो वाला जो फ़ेज़ तो हम्म, ठीक है, वो वाला पॉइंट तो ठीक है। लेकिन उसी हम्म, दौरान जो बच्चे बिगड़े हैं, मैंने जैसे हम मैं टीचर हूँ, मैंने देखा है हम्म, स्टूडेंट्स को कि 2 साल तक जो हम्म, बच्चों ने बहुत ज़्यादा नेट या सोशल मीडिया सब यूज़ किया है, तो काफ़ी हद तक उनके हम्म, उसका एक बोलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। तो बिल्कुल बिल्कुल अब सही बात है। आज के सिनेरियो में आज आप सोशल मीडिया को, इन सब चीज़ों को कहाँ पाते हैं? क्या आपको लगता है ये और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, या आपको लगता है नहीं, अब थोड़ा इसका ठहराव होना चाहिए,
या धीरे-धीरे इसको कहीं अच्छे नोट पर लेकर जाना चाहिए, खासकर युवाओं के मुझे लिए? ये हाँ, मुझे ये लगता है कि ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी में मौलिक चीजों पे असर नहीं डालती हैं, वो फ्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेटा फ्री नहीं होना चाहिए। हुँ, सारा ये जो टंटा फैला हुआ है, ये डेटा फ्री होने, डेटा अभी सही बात आपको है। 5 रुपए घंटे भी अगर वो चार्ज करने लगे ना, तो हुँ, देखिए आधे लोगों की का एडिक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। हुँ, वो हुँ, भले ही 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए के 3 महीने के हम पैक ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो अनलिमिटेड ही है ना, बिल्कुल। कि फ्री है। 2.5 GB 3 GB ऐसे ही है। अगर आपने वाईफाई आपके पास है तो भैया तो माशाअल्लाह है फिर। हुँ, आप कंटिन्यू फिल्में देखिए। आप अच्छा, लोग कहते हैं कि यार सोशल मीडिया हम नहीं देख रहे हैं, उन्होंने फेसबुक और इंस्टा बंद किया, उसके बाद हुँ, लैपटॉप पे या फोन पे उन्होंने नेटफ्लिक्स स्टार्ट कर लिया। नेटफ्लिक्स बहुत ठीक सारे है, ऐप हो गए अब तो फ़िल्म वाले और आप सीरीज़ हाँ, वाले। मतलब कोई भी आप एक एग्जांपल मान लो कि नेटफ्लिक्स, वैसे हुँ, तो सब है, अमेजन प्राइम है और दुनिया भर की चीजें हैं, हुँ, तो आप बस इंगेज हो, यहाँ से वहां आप ट्रांसफर हुँ, कर गए, आपने कुछ छोड़ा नहीं, एडिक्शन छोड़ा आपका वही है। बिल्कुल सही। डेटा फ्री नहीं होना चाहिए, उसका चार्ज होना चाहिए ना। ऐसा आदमी का दिमाग धोया है, वो कैसा भी हो, वो सोचना उसने बंद कर दिया है कि उसके पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बमबारी होती है या अदर प्लेटफॉर्म हुँ, से सूचनाओं की बमबारी होती है, जिसका मतलब सच्चाई को चेक करने का कोई तरीका नहीं है उस बिल्कुल, दर्शक के पास। फैक्ट चेक करने कुछ का। लोग हैं, हाँ कुछ लोग हैं, जैसे वो क्या नाम है, आल्ट न्यूज वाले हैं, हुँ, मोहम्मद जुबैर हैं, जो क्रॉस चेकिंग करते हैं, कि फैक्ट हाँ, चेकिंग करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच द कितनी है, लॉजिकल इंडियन सीमित भी है। हैं, वो भी फैक्ट चेक करते हाँ, हैं। मतलब सही बहुत है। सारे लोग हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत सीमित है ना। तो कुछ हुँ, लोगों, उनके पास पहुंच गई, उन्होंने मान लिया कि ये सही, उन्होंने आगे सर्कुलेट कर दिया। वो एक ऐसी भीड़ के पास पहुंचती है जिसके पास अपना कोई नजरिया नहीं है। वो बस, जैसे हम लोग अब बचपन में अखबार पढ़ते थे ना, तो हम कहते थे कि लिखा हुआ है तो सही है, सच है। हुँ, ये हुँ, मानते थे ना कि पेपर में छपा है, बिल्कुल। नहीं भाई, कहते हैं पेपर में ये छपा हुआ है। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक आती थी तो अगले दिन वो लिख हाँ, देते थे कि माफ़ी खेद है माँगते कि थे। हुँ, हमने ये चीज गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दी थी, तो हाँ, ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन ये बम्बारी के जमाने में ये है कि वो चीजें खत्म हो गई। एक चैनल गलत न्यूज चलाता है, अगर वो गलत साबित होती है तो अगले दिन उसका डिस्क्लेमर नहीं आता कि कल हमने ये खबर चलाई थी, वो गलत थी, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। चली गई तो चली गई। तो यही चीज यूथ के साथ भी हो रही है, वो चाहे गेम एडिक्ट हो जाए, चाहे फेसबुक इंस्टा एडिक्ट हो, या रील एडिक्ट हो। भाई रील आपके पास है, आपका डाटा अगर पैसा लग रहा होगा तो आप रील देखोगे, नहीं देखोगे ना। हुँ, हम अभी हुँ, कह रहे हैं कि अरे हम तो एडिक्ट हो गए, क्यों एडिक्ट हो गए, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। फ्री में। और ये चीजें सरकार को भी पता है, ये चीजें उन कंपनियों को भी पता है कि भाई इसी से तो धंधा चल रहा है। बिल्कुल। लिमिटेशन होनी, लिमिटेशन मतलब सेंसरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यूज पे, कि भाई बच्चा है अगर वो पढ़ रहा है, माँ बाप अब जबरदस्ती अपने घर में करते हैं कि नहीं अभी मोबाइल नहीं देखना, लेकिन वो मजबूर होता है, उसको घबराहट होती है कि मुझे फोन देखना है। कई सारे आप वो देखेंगे, वीडियोस है कि एक मैंने देखा था कि उन्होंने एक उसके शीशे के जार में फोन रखवा दिया बच्चों के, और उसमें ताला लगा दिया। 1 घंटे के बाद बच्चे इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए, हुँ, मार पीट करने लगे, और आखिर में उसने शीशे का जार उठा के पटक दिया, फोन निकाल लिया उसमें से। तो ये हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों का इलाज करवाना पड़ रहा है कि एडिक्शन छूटे। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एडिक्शन महँगा भी कर देते हैं, डाटा महँगा कर देते हैं। तो पहले तो ये हम्म। सवाल उठेगा कि भई स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है और काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए नेट की ज़रूरत होती है, हम्म। डाटा की ज़रूरत होती है। तो ये तो चीज़ें भी कंपनी पे भाई करे ना, कंपनी पे करे। भाई बिल्कुल। जो हमसे वर्क फ्रॉम होम करवा रहा है ना, हुँ, तो डाटा का जो पहले भी तो था, जब जियो नहीं आया था उसके पहले भी डाटा था, और हुँ, उसके पहले भी ऑफिसों में काम होते थे, ऐसा तो नहीं होता था। हुँ, ठीक हुँ, है, वाईफाई वाईफाई था, लेकिन उसके हुँ, चार्जेस अच्छे खासे थे। लेकिन तब भी ऑफिस करवा रहा था ना, जिसको करवाना है वो करता है, क्योंकि उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, या हुँ, कंपनी हुँ। दे रही है, या हमें इतनी सैलरी मिल रही है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। वही महँगा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो निकालना मतलब पड़ेगा ऐसा
तरीका जिससे कि बच्चों के ऊपर ज्यादा इसका असर ना हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ट्विटर को भी तो कंपटीशन देने के लिए आ गया ना, जुकरबर्ग लेकर आ रहे थे थ्रेड्स कुछ हाँ, के नाम थ्रेड से। आ गया। तो बस एक वो भी थ्रेड कोहराम आ मच गया। जाएगा। फिर अभी तो इतने पे ही कोहराम क्या हंगामा हो है? गया। नहीं, कोहराम ये क्या है कि अब भाई वो मार्केट है, अभी ट्विटर की मोनोपोली है। जो तो हम्म वो शॉर्ट फॉर्म के जो मैसेजेस हैं और जो ट्विटर की पहुंच है, जो हम्म एक गंभीर पहुंच है, खास करके एलिट वर्ग में, और सरकार या कोई ऐसी हम्म मशीनरी जो अपनी बातें पहुंचाने के लिए ट्विटर का यूज ज्यादा हो रहा है। हम्म। अभी फेसबुक तो बकैती प्लेटफॉर्म हो गया है कि वहां बस आप अपनी बहुत, डायरी है, कुछ भी सच लिखिए। में। हाँ, वो एक डायरी हो गई है कि भाई कुछ लोग हैं, और खास करके यूथ तो वहां से निकल चुका है। हाँ, यूथ अदर यंगस्टर प्लेटफॉर्म नहीं पे है। हाँ, वो जेंजी जो है वो वहां तो है ही नहीं, 20 साल वाला तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं अब है। वो है 30 के ऊपर से लेके 50-60 वाले जो रिटायर्ड लोग हैं, स्पेशली उनका स्पेशली अड्डा है। रिटायर्ड लोग वो लोग ना जो तो अपना कहते संतुलन भी कुछ लोग खो चुके हैं। अब क्या करें। उनको कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी है, घर में कोई पूछता नहीं है। हाँ तो तो हाँ आते हैं तो हाँ, फेसबुक अब पे हम और लोग, भड़ास निकालते हैं। और हमारे हमारे जैसे लोग हैं जो उसके मतलब, उनको उसके सारे, कह लीजिए, जो उसका स्ट्रक्चर है वो इतना दिमाग में घुस गया है कि लगता है घर जैसा फील होता है कि अरे यार, फेसबुक तो ऐसा, कहीं भी जाते हैं तो वहां लौटाते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो वहां से निकल चुकी है। तो अभी ट्विटर की मोनोपोली है, तो अब इन्होंने थ्रेड आकर के थोड़ा कंपटीशन देगा आगे चीजें। वो क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन क्या है कि 2 जगह 3 जगह यूज कर रहे हैं तो अब 4 जगह यूज होगा। डेटा की कोई समस्या है नहीं, पैसा देना नहीं है। और उतना ही आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और प्यार सब कुछ है। हाँ ये जो हाँ, सब कुछ है, जो भी बहुत कुछ है। हमारे अभी कुछ परिस्थितियां बदली हैं देश में, उसका असर बिल्कुल नहीं हुआ जी, आपकी दोस्ती पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है। अब एक मैं आपको पूरा, एक आप सैंपल देख लीजिए इसमें। मेरे हम्म पापा जो थे वो समाजवादी पार्टी के अपने इलाके के अध्यक्ष थे। हम्म। अरविंद के पापा जो थे वो एक